हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज से हम क्लासेज का सिलसिला फिर से शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से। सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की डिमांड करंट अफेयर्स को लेकर ही थी, तो करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स की टोटल 14 से 15 क्लासेज आएंगी, जिसमें पूरा नेशनल प्लस यूपी का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट है विद बजट और जो रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, इंडेक्सेस हैं, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 15 क्लासेज में करंट हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अब करंट की ज़रूरत किसको है? कोई भी एग्जाम आपका हो रहा है, चाहे वो आर ओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का होगा आगे चल के, और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए करंट चाहिए एनवायरनमेंट रिलेटेड प्लस यूपी का। इनको पूरा नेशनल करंट नहीं चाहिए। बाकी जो भी एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी का भी हो रहा है एग्जाम, इनको सभी लोगों को करंट अफेयर्स चाहिए नेशनल। तो हम पूरा करंट कवर करेंगे। इस करंट को कवर करने के लिए हमने बेस बनाया है घटना चक्र की जो आई दृष्टि है ना उसको। ठीक है, उन्होंने बहुत होलिस्टिक वे में वो लोग कवर करते हैं। अंतर केवल ये रहेगा जहाँ पर वो लोग कुछ चीज़ें मिस कर देंगे ना, जैसे आज के ही करंट के क्लास में थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, उसमें यूपी का नहीं दिया था, उन्होंने रैंक नहीं दी थी क्योंकि लास्ट की थी, है ना, सेकंड लास्ट रैंक थी बड़े राज्यों में। इन्होंने नहीं दी, बट यूपी वालों को काम की है वो, तो वो हमने उसको अलग से कर दिया मेंशन। प्लस करंट आपके केवल करंट अफेयर्स तक काम नहीं आएगा। आज की अगर आप पूरी क्लास देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ना, जीएस का जो भी पोर्शन उससे रिलेटेड होगा ना आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। पॉलिटी तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा करंट से ही आपका रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का। प्लस सपोज करो किसी नदी की बात हुई तो वो नदी उससे रिलेटेड जितना काम होगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो प्लस मतलब जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेज अगर आपने पूरी तरीके से कवर कर ली, तो सिर्फ करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा, आपका जीएस का एक मेजर पोर्शन कवर होगा। एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। प्लस एक ही क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं कि इसकी पीडीएफ करंट अफेयर्स की जो भी पेड ग्रुप है उसमें दी जाएगी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो चाहे आर ओ का हो या कंबाइंड बैच है उसमें दी जाएगी। बाकी क्लासेज यूट्यूब पर आएंगी, तो आप लोग जो लोग भी हैं या तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर क्लासेज देख के अपना नोट बना सकते हो। ठीक है, ये जो क्लासेज हैं या तो आपकी अल्टरनेट डे पर तो बिल्कुल आएगी एक क्लास करंट की, और कभी कभी ऐसा होगा कि रेगुलर डेली भी आ सकती है। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी 13 से 15 क्लासेज में पूरा करंट इन डेप्थ आपका ख़त्म कर दिया जाए, तो आपको किसी अदर सोर्स पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? मिजोरम तथा गोवा एवं लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ये इन्होंने घोषित कर दी कि यहाँ पर पूर्ण कार्यात्मकता के साथ ये जितने भी राज्य हैं ना साक्षर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होती है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता? कि जब भी किसी राज्य में 95% से ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत हो जाए तो उसे घोषित कर दिया जाता है पूर्ण साक्षर राज्य। लेकिन एक और टर्म आ गया यहाँ पर, कार्यात्मक। कार्यात्मक साक्षर क्या होता है? आप लोगों ने पहले साक्षरता देखा होगा या जो भी जनगणना होती थी उसमें क्या होता था, अगर 7 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन हो, 7 ईयर्स तक की एज में, अगर वो 7 ईयर्स या उसके ऊपर, ठीक है, अगर वो किसी एक भाषा में पढ़ना और उसे समझना जानता है, ठीक है, तो उसे साक्षर मान लेते थे। लेकिन कार्यात्मक साक्षरता में क्या कर लिया, ये केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है। इसमें क्या है, जीवन कौशल तथा संख्या ज्ञान भी उस व्यक्ति को होना चाहिए, मतलब मैथ का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल एक भाषा में पढ़ना लिखना सीख इनफ नहीं है। ठीक है, संख्या ज्ञान भी होना चाहिए उसको काम लायक, और जीवन कौशल भी आना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि ये कार्यात्मक रूप से साक्षर है। आगे चलते हैं। अब ये साक्षरता का कहाँ से प्रश्न आ रहा है ना, तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है आपकी कब आई है नई वाली? 2020 में। किसकी समिति थी? के कस्तूरी रंगन की ये समिति थी। इन्होंने नई शिक्षा नीति के लिए जो भी सुझाव दिए थे गवर्नमेंट ने मान लिए। इसमें लिखा है कि 2030 तक देश को 100% वयस्क साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है, अब देखो साक्षर तो अगर आप लोगों को पता हो 2011 की जनगणना में केरल जो था आपका 94% से ज़्यादा था। अब 95 तो वो कब का हो गया होगा, है ना, तो केरल तो सबसे पहले पूर्ण साक्षर होना चाहिए। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि इस टाइम मिजोरम पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर है, सेकंड गोवा है? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था उल्लास। क्या था उल्लास कार्यक्रम?
नए भारत का साक्षरता कार्यक्रम। इसमें क्या करना था इन्हें कि जो भी 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग हैं उनको पढ़ना सिखाना था, लिखना सिखाना था और अंक गणित की शिक्षा देनी थी। ठीक है, तो इस उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला जो राज्य हुआ है ना साक्षर, वो मिजोरम हुआ है, ये ध्यान रखना। अब किसी राज्य की साक्षरता दर अगर 95% से अधिक हो तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर उसको घोषित कर दिया जाता है। पहला मिजोरम घोषित हुआ है, दूसरे नंबर पर गोवा। लेकिन इसके पहले भी साक्षर राज्य थे, कौन कौन से? केरल भी था, त्रिपुरा भी था, लद्दाख भी 2024 में पूर्ण साक्षर घोषित हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला घोषित कौन सा है? मिजोरम। ऐसे ही यूपी पीसीएस में तो खास तौर से ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फैक्चुअल, और फैक्चुअल में भी आपको 2-3 फैक्ट्स में फंसा देने वाले। पहला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, क्या है ये संविधान हत्या दिवस? थोड़ा सा सेंस लगाओ, संविधान की हत्या कब मानी जाती है या कब हुई थी? 25 जून 1975 को क्या किया? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो उस टाइम पे सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो गई, जो न्यायालय थे उनकी बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए। ये सब काम हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया? पिछले साल बोल दिया कि ये संविधान हत्या दिवस हम इसको मनाएंगे। कब? 25 जून को। यही है संविधान का भाग 18। अब देखो, जैसा मैंने बोला था कि पॉलिटी के बहुत सारे अनुच्छेद यहाँ पर आ चुके होंगे। संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से कहाँ तक है? 360 तक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है 352 में? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के 3 आधार पर लगेगा। एक होता है 356, ये राज्य आपातकाल है जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और 360 है आपका वित्तीय आपातकाल। फिर अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब? 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 62 से ये लगा रहा, फिर 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली जारी रहा, तो 62 से 68 तक रहा। फिर 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जो बना था वो युद्ध हुआ, और 1975 में जो इंदिरा गांधी ने लगाया। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 11 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना निकाली और बोल दिया कि 25 जून को, अधिसूचना क्या होती है ना, राज्य का एक गजट होता है, राज्य मतलब देश का, और राज्यों का भी होता है एक सरकारी गजट। इस गजट में जब कोई चीज़ प्रकाशित कर दी जाती है, चाहे वो विज्ञप्ति ही क्यों ना हो, तो वो अधिसूचना बन जाती है। किस लिए होती है वो? जो भी समस्त नागरिक हैं, सामान्य नागरिक प्लस जो जिससे संबंधित है उसको तो सूचना देना ही देना है ना। सपोज करो कि किसी की, जितने भी गजटेड ऑफिसर होते हैं वो गजट में प्रकाशित होते हैं, तो कोई गजटेड ऑफिसर की पोस्टिंग हुई तो वो निकलेगी, तो उस ऑफिसर को भी पता चले, पूरे देश को भी पता चले, ये होती है अधिसूचना। तो इस अधिसूचना द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया। बस इतना ही फैक्ट है। अगला फैक्ट क्या है? 17 सितंबर इसको हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि यहाँ हैदराबाद को मुक्ति मिली थी। किससे? जो वहाँ का नवाब था। नवाब ये था, स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन इसका झुकाव क्या था? पाकिस्तान की तरफ था। ठीक है, फिर जब इस पे मीन्स पाकिस्तान में तो ये मिला नहीं पाया, तो इसने क्या किया? जनता ने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिए। एक्चुअली जब विलय हो रहा था ना, तो विलय होने में डायरेक्ट सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। जो पटेल साहब थे वो क्या करते थे कि जितने भी अलग अलग पार्टियां, छोटी पार्टियां थीं उस राज्य विशेष की या रियासत की, वहां पर उन लोगों को प्रोत्साहित कर देते थे कि तुम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई पहले खुद स्टार्ट करो। तो वहाँ की आम जनता आंदोलन करनी शुरू कर देती थी। जब आम जनता आंदोलन करना इसने शुरू कर दिया तो क्या होगा? ये नवाब ने इन लोगों पर जुल्म ढाए। जब ये जुल्म ढाए तो फिर पुलिस कार्रवाई की ऑपरेशन पोलो के तहत, और इसका भारत में विलय कब कर लिया? 17 सितंबर 1948 को। इसलिए 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस। अब जैसे मैंने बोला, करंट में आरओ या यूपी पीसीएस में 35 से 40 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं करंट रिलेटेड। इसके अलावा जो चीज़ें आपको फैक्ट मिल रहे हैं तो ये करंट का नहीं है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन का नाम क्या था, है ना। ये आपके जीएस का स्टैटिक पोर्शन है, ये भी जानने को आप लोगों को मिल रहा है। तो कम से कम नहीं तो ये पूरा करंट जब हो जाएगा ना, आपको 50+ नंबर्स का मिनिमम फायदा देगा।
आगे आ जाते हैं, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। सब टर्म मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऑटोमोबाइल तो आप लोग जान रहे हो, है ना। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, वाहन वगैरह। गति शक्ति क्या होता है, एक पीएम गति शक्ति योजना आई थी। क्या था इसमें, होता क्या है कि जब भी कोई योजना शुरू होती है अलग अलग विभाग की होती है। सपोज करो रोड वाला कोई प्रोजेक्ट आया, तो पता चले रोड का टेंडर मिल गया, पहले रोड डल गया, अब बाद में टेंडर मिला सीवेज वाले का, तो सीवेज वाला क्या करेगा, फिर रोड को खोदेगा, सीवेज डालेगा। फिर टेंडर मिला बिजली लाइन, क्योंकि बिजली लाइनें भी अब आजकल अंडरग्राउंड हो रही, वो फिर आएगा, फिर रोड को खोदेगा। ठीक है, अब जो खोदेगा बनाना उसको पड़ेगा, तो फिर से खोद देगा इस रोड को, फिर बनाएगा अपना जो भी है बिजली लाइन वगैरह अंडरग्राउंड करेगा। लेकिन खर्चा तो फाइनली किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है, पब्लिक का पैसा जा रहा है। बार बार जब आप रोड को खोद दोगे फिर बनाओगे तो क्या होगा कि इसकी जो मजबूती है वो कमज़ोर हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गति शक्ति प्लान लेके आया कि इसमें सारी जितनी भी योजनाएं या डिपार्टमेंट हैं सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, आपस में चर्चा करें, एक साथ किसी परियोजना को मंजूरी देनी तो सारी दोगे। सबसे पहले सीवेज का दो, ए लाइन बिछा लो, जो भी बिछाना है पहले नीचे बिछा लो, लास्ट में रोड डलेगा। ऐसे ही ये रोड वाला एक एग्जाम्पल है। हर एक क्षेत्र में ऐसा ही है कि जो काम एक दूसरे से संबंधित हैं तो उनका एक ऑर्डर में वो काम कराया जाए और सबको एक साथ मंजूरी मिले, प्लस अंतर विभागीय एक दूसरे से संपर्क रहे। तो गति शक्ति आ गया। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल क्या है, कार्गो मतलब सामान, ठीक है। मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल, एक ही जगह से सारे मार्ग कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अगर कोई सड़क से आया, अब इसको यहाँ से वायुयान से जाना है तो तुरंत यहीं से इसका वायुयान की लोडिंग हो जाए और दूसरी जगह पहुंच जाए। अब यहाँ से अगला रास्ता इसको रेल से अगर वो करना है तो फिर यहीं पर उसको रेल में लोडिंग हो जाए और यहाँ से निकल जाए। ऐसे टर्मिनल होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, वाराणसी में यूपी का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वाराणसी में फ्रेट विलेज 100 एकड़ में बनाया जा रहा है। फ्रेट का भी काम यही होता है कि जो आपका माल भाड़ा है, माल वगैरह जा रहा है, उसके लिए वेयर हाउस बनेंगे बड़े बड़े, जो भी स्टोरेज का साधन बनेगा। इस तरीके से ये पूरा है, ठीक है। तो सड़क, रेल, वायु तथा जलमार्गों हेतु जंक्शन है। अब स्थिति इसकी कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर में, ठीक है। मारुति सुजुकी का प्लांट है, संयंत्र है बहुत बड़ा, इनके पास जमीन है, वहीं पर ये बना हुआ है। अगली उस पर आते हैं। एयर इंडिया का विमान है, सबको पता होगा, ड्रीम लाइनर 787। पूरा इसका नाम क्या था, बोइंग का था ड्रीम लाइनर 787। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था अहमदाबाद में। लाइव वीडियो आए थे, बहुत ही विचलित कर देने वाले वीडियो थे। फ्लाइट का जो नंबर था वो था AI-171, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल। निर्माता कौन था, बोइंग था। कहाँ से कहाँ जा रहा था, अहमदाबाद से जा रहा था लंदन। लंदन में हवाई अड्डा कौन सा है, गेटविक, यहाँ जा रहा था ये। कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 थे जो यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे। डबल इंजन वाला विमान था और 2011 में तो ये विमान लॉन्च ही हुआ था, मीन्स तो लेटेस्ट विमान था। एक यात्री केवल इसमें बचे थे जिनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, बाकी सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्लस जहाँ पर ये गिरा था मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, तो कई सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे और कर्मचारी थे उनकी भी मृत्यु हुई थी। गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं विजय रूपानी, इनका भी निधन हो गया था। कुल 280 लोगों की मृत्यु हुई है। जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर एक क्रैश हुआ था, एक्चुअली हॉस्टल था वो, है ना। कुछ छात्र तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा भोजन कर रहे थे मेस में जाके, तो उसका नाम था बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। अब इसमें क्या है, कुछ और तथ्य पूछे जा सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो देखो, पहले जो भी प्लेन दुर्घटनाएं होती थी पता नहीं चलता था, क्योंकि प्लेन आसमान में दुर्घटना होगी, कुछ पता ही नहीं, सब कुछ जल के राख हो गया, है ना। तो फिर इसमें एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाने लगा। दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट का जो भी डेटा है, अब फ्लाइट का डेटा क्या होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फ्लाइट कितनी हाइट पर उड़ रही है, एकदम से अगर कुछ भी फेल हुआ तो एकदम नीचे आएगी, तो उसका एल्टीट्यूड दिखाएगा कि कितना नीचे आ रही है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट में जो भी बातें होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं इसमें, ठीक। इससे क्या होता है कि जब भी कोई खतरा हो तो पायलट वगैरह को पता चलता है, वो बातें करते हैं, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। प्लस वो जानबूझ के भी बताते हैं, उसमें रिकॉर्ड कराते हैं कि पता चले जो
लोग हैं, क्योंकि वो तो जान जाते हैं कि अब खतरा है, हो सकता है बचे ना बचे, तो कम से कम उन लोगों को पता चले जो देश में हैं कि हाँ क्या हुआ था। और ये ब्लैक बॉक्स नाम है, लेकिन इसका रंग क्या होता है, नारंगी रंग होता है। इसकी कुछ और क्षमताएं होती हैं, जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक एक तापमान वहन कर सकता है, नष्ट नहीं होता है ना, और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये क्या करता है, डेटा सुरक्षित रह जाता है। अगला है, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जातिगत जनगणना क्या होती है कि एक होती है सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जनगणना। इसमें क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े होते हैं कि कितनी जनसंख्या है, क्या जनसंख्या घनत्व है ना, इसके बाद शिक्षा क्या है और बाकी सारी चीज़ें। आर्थिक में क्या हो जाता है कि उनका मतलब कितना कमाई है, तो इससे पता चलता है कितने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि जो आयुष्मान कार्ड बनता है वो इसी से बनता है, 2011 की जनगणना के आधार पर अपने आप एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। ठीक है, तो ये जातिगत जनगणना बहुत टाइम बाद हो रही है। एक तो इसके पहले कब हुई थी, 1931 की जो जनगणना हुई थी, उस टाइम पे जातिगत आंकड़े शामिल किए गए थे जो नियमित जनगणना है। अगर जनगणना के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 1871 में एक सीमित जनगणना हुई थी मेयो के कार्यकाल में। फिर आ गए आपके लॉर्ड रिपन, इनके कार्यकाल में 1881 में यहाँ से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद लगातार 10 साल पर हो रही थी। पहली बार ऐसा है जो जनगणना 2021 में होनी थी, अब वो 2026-27 में शुरू होगी। कोविड की वजह से लेट हुई, फिर लेट होती चली गई, है ना, नहीं तो हर बार 10 साल के अंतराल पर ये हो रही थी। जो 1921 की जनगणना है, ये पहली एकमात्र जनगणना थी जिसमें देश की जो जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हुई थी, इसलिए इसे विभाजक बोलते हैं। ठीक है, विभाजक रेखा है इस टाइम की। इसके बाद 1931 की जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े शामिल किए गए, और अब इस बार होगी जो शामिल किए जाएंगे। जनगणना बेसिकली किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 में क्या है, सारी सूचियां हैं। ठीक है, संघ की है, राज्य की है, संवर्ती है। इसमें अनुसूची 7वीं अनुसूची है। इसकी 7वीं अनुसूची के सूची नंबर 69 में जनगणना का जिक्र है। जनगणना अधिनियम बनाया है केंद्र ने 1948 का, और इसी जब कोई एक्ट बन जाता है तो उसके अंदर नियम बनाने की शक्ति किसको, जो केंद्र की सरकार है उसको दे दिया जाता है कि अब आप नियम बना सकते हो। जैसे अधिनियम है तो अधिनियम बनाने की शक्ति किसको है, संसद को है, लेकिन नियम तो हमेशा परिवर्तित करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो जो एक्ट का दायरा है उसके अंदर नियम केंद्र सरकार कभी भी बना सकती है। तो उसने नियम कब बनाए, लेटेस्ट 1990 में। जनगणना ये है 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कहाँ कहाँ, जो भी पहाड़ी राज्य हैं, J&K, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में होगी। कब, 1 अक्टूबर से 2026 से। बाकी के पूरे देश में कब होगी, 1 मार्च 2027 से। ये ध्यान रखना है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट, चेनाब का जो रेल पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में रहा है। कैसा है, आर्च क्या होता है, एक आर्क बनाता है। तो नदी है, चेनाब नदी, पहाड़ी दुर्गम एरिया है, तो एक किनारा है, एक किनारा है, लोहे का बहुत मोटा एक आर्क बना दिया, और इसके ऊपर से फिर एक पुल जा रहा है। जैसे ही मोदी जी ने उद्घाटन किया उसी दिन वंदे भारत यहाँ से गुजरी, और कश्मीर वाले बहुत खुश हुए। ठीक है, ये पूरा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर ये बन रहा है। ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर नदी तल से है इसकी, और विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। और अगर इसकी लंबाई देखो तो कितनी है, 1315 मीटर। किसने बनाया है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा निर्माण है, लेकिन इसके साथ में सहायता बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने दी, IIT ने दी है, DRDO ने दी है, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग था। अब सोचो ना, ये एफएल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ना। डिजाइन के लिए डिजाइन है, या जो विश्लेषण है, टोटल जो भी वर्क हो रहा था उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है, उसका नाम था टेक्ला। ये भी पूछा जा सकता है। एफएल टावर से 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है, और किसको जोड़ता है, कटरा से बनिहाल को ये जोड़ता है। 2003 में इसको मंजूरी मिली थी, सोचो, और अभी इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। जब अटल जी की सरकार थी तब इसको क्या हुआ था, मंजूरी मिली थी। दुनिया के अन्य ऊंचे ब्रिज देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक है दादू है, ये चीन में है, 380 मीटर। और एक नाजी है, ये कहाँ है, चीन में, 310 मीटर।
तो सेकंड नंबर का ऊंचा ये है, थर्ड का ये है, और फर्स्ट है चेनाब वाला। अगला करंट है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 क्या हुआ, चालू हो गई। ताप का लगा है मतलब थर्मल है, थर्मल मतलब कोयला का यूज हो रहा है। घाटमपुर कहाँ पड़ता है, कानपुर नगर जो जिला है, ठीक है, इसमें पड़ता है। कोयला आधारित संयंत्र है, 660 मेगावाट की 3 यूनिट है, मतलब टोटल 1980 मेगावाट यहाँ पर क्या है, विद्युत ऊर्जा बनेगी, पहली चालू हो गई है। किस किस ने साथ में, एक एनएलसी कॉरपोरेशन है और एक उत्तर प्रदेश का खुद का विद्युत कॉरपोरेशन है, दोनों ने मिलकर परियोजना को पूर्ण किया है। उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 49% है। 75% इससे जो बिजली बनेगी वो यूपी को मिलेगी, 25% आसाम को जाएगी। अगला है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। होलकर स्टेडियम बना हुआ है इंदौर में, जहाँ पर शायद सहवाग ने दोहरा शतक लगाया था। होलकर एयरपोर्ट भी है इंदौर का, ठीक है, इन्हीं के नाम पे है। तो ये बहुत समझो जो गिनी चुनी महिलाएं हैं जिनको इतिहास में हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं उनमें से एक ये थी। तो अहिल्याबाई की जो है 300वीं जयंती थी, भोपाल में मनाई गई, पीएम मोदी गए थे। जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है, एक तो ये जयंती, दूसरा इस पर 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया इन्होंने। डाक टिकट तो किया ही किया, साथ में 300 रुपये का स्मारक सिक्का। ये पहली बार है जब 300 रुपये का कोई सिक्का जारी किया गया। और इस सिक्के को किसने ढाला या बनाया, वो है कोलकाता टकसाल, ठीक है। ये भी पेपर में ये भी क्वेश्चंस आए हैं कि इंडिया में कौन कौन से टकसाल हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी एक दिया गया इसी टाइम पे। वो किसे दिया गया, जयमती कश्यप करके एक महिला है, इनको दिया गया। बस्तर की थी, है ना। बस्तर नक्सल प्रभावित जिला, अभी अभी इसको लिस्ट से बाहर किया है। मतलब नक्सल प्रभावित, इतना जबरदस्त नक्सल प्रभावित ये जिला था कि सेना भी यहाँ पर नहीं घुस पा रही थी इसके 1 साल पहले तक। इस बार जो अभियान चलाया अमित शाह ने बोला है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर देंगे इंडिया को। तो बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। इनका जो सिक्योरिटी था नक्सलाइट का, बसवा राजू, उसको भी अभी हाल ही में इन्होंने मार गिराया था, ठीक है। तो यहाँ की ये थी। देवी अहिल्याबाई कौन थी, इनके बारे में जान लो। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, चौंडी गांव में। अब महाराष्ट्र की हैं तो एमपी कहाँ, मालवा क्षेत्र वही आता था। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी शामिल था एमपी का, वहीं पर इनका शासन था। 1767 से 1795 तक मालवा पर इनका शासन था। राजधानी इनकी कौन सी थी, महेश्वर। साहित्य, जब इनकी जो राजधानी थी उस टाइम पे, जैसे आपने जौनपुर का पढ़ा ना, सरकी साम्राज्य के समय क्या था, कला साहित्य विज्ञान इस सब का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, शिक्षा का केंद्र बन गया था जौनपुर। इसीलिए इसे पूर्व का सिराज बोला जाता था, खासतौर से इब्राहिम शाह सरकी के समय में। ऐसे ही इनके समय में महेश्वर साहित्य कला संगीत उद्योग का केंद्र था। इन्होंने एक महिला सेना इकाई बनाई थी। केवल महिला सेना नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। बालिका विवाह जो है, न्यूनतम आयु इन्होंने क्या है, बढ़ा दी थी। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए, ये बात ये उस टाइम पे करके गई थी। अगर आपको पता हो कि ये देवी अहिल्याबाई ही थी जिन्होंने जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, उसके लिए दान दिया था बनवाने के लिए। और दार्शनिक महारानी इनको बोला जाता था, ये इनकी उपाधि थी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना मोदी जी ने स्टार्ट की थी 2024 में भोपाल से। आगे चलते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। देखो किसी उसके ना हेडिंग में ही पता चल जाएगा क्या है ये परियोजना। ताप्ती नदी से संबंधित है, ठीक है। मेगा रिचार्ज की बात हो रही है। क्या, कौन सा, क्या चीज रिचार्ज होगी, जल का रिचार्ज होगा। जल पुनर्भरण से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ये। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। भूजल पुनर्भरण तथा जल संरक्षण अपने आप में एक अनोखी, इसमें कोई बांध नहीं बनाया जाएगा बड़ा सा। इसका मेन होगा बेसिन से ऐसे सिस्टम बनाए जाएं, छोटे छोटे तालाब वगैरह ऐसे डेवलप किए जाएं जिससे जल पुनर्भरण हो, ठीक है। कहाँ, एमपी के बैतूल जिले में। ये कहाँ से निकलती है ताप्ती, एमपी के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत से इसका उद्गम होता है। 724 किलोमीटर दूर तक ये बहती है और कहाँ जाती है,
पश्चिम साइड जाती है। वैसे सारी नदियाँ कहाँ पूरब साइड जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं 77% नदियाँ। 23% नदियाँ जो हैं वो अपना जल कहाँ गिराती हैं, आपकी पश्चिम भारत में, मतलब अरब सागर में। अरब सागर में गिनी चुनी नदियाँ गिरती हैं, जैसे मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक तो ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, इसके बाद साबरमती हो गया, पेरियार हो गया, माही हो गया, ये सब नदियाँ यहाँ पर पानी गिराती हैं। और ये कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर, ये 4 इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब जब क्वेश्चन आ जाता है ना, कभी नदियों से अंदर से क्वेश्चन आ जाए, तो लोगों को लगता है कि बहुत डीपली पूछ रहे हैं। एक्चुअली अगर कहीं से डीपली पूछा भी जाए ना, तो लेटेस्ट करंट में कहीं ना कहीं वो टॉपिक चर्चा में रहता है, इसलिए डीपली पूछा जाता है। आगे चलते हैं। पहलगाम हमला, सबको पता होगा ये टॉपिक। और पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। फिर इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमला कब हुआ, 22 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर, पहलगाम में एक बेसरन घाटी है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत खूबसूरत वादी है, ठीक है। यहाँ पर लोग गए हुए थे, आराम से अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, खुश थे। और वहाँ जाके आतंकवादी पहुँचे, आर्मी की ड्रेस में पहुँचे, और उन्होंने सबको इकट्ठा करके धर्म पूछा, एक तरफ किया और गोली से मार दिया। जब ये हुआ, पूरे देश में आपको पता है आक्रोश उठा। मोदी जी यात्रा पर गए थे, मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए थे, सऊदी की। वहाँ से वापस आए, और जब वहाँ से वापस आए तो फिर मीटिंगें शुरू हुई। मीटिंग शुरू हुई तो अगले ही दिन 23 तारीख को इन्होंने क्या किया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, और जो सिंधु जल संधि थी वो इन्होंने समाप्त कर दी। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी, जिसमें क्या था, टोटल 6 नदियां हैं जो पंजाब में, पंचनदा प्लस आपकी सिंधु, ठीक है, वहाँ से जाती हैं। और ये कहाँ जाती हैं, आपकी पाकिस्तान में। तो 6 में से 3 जो ऊपरी नदियां हैं, कौन सी, झेलम, चेनाब और सिंधु। इन 3 नदियों का कितना पानी, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बना सकता है, रोक नहीं सकता है पानी। ऐसा प्रोजेक्ट बना सकता है कि आपका पानी लगातार यहाँ बहता रहे। बाकी की 3 नदियों का पानी इंडिया यूज कर सकता है। ऐसी संधि थी, दुनिया की सबसे लॉयल संधि थी ये, सबसे लिबरल संधि जिसे बोला जाए, कि इतनी सी जनसंख्या इन लोगों की, 24 करोड़ के लोग हैं, हम लोग 140 करोड़ के हैं, फिर भी इन्हें बराबर से नदियां बांट दी, जबकि ऊपर की नदियों में ज़्यादा पानी था इनमें, ठीक है। ये सब काम हुआ। तो अब चलो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, 6-7 मई की रात को। तो अगर एग्जैक्ट डेट आए तो 7 मई। ये जो हमला हुआ था, इसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से एक विदेशी थे, नेपाली थे, बाकी 25 भारतीय थे। इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति ने आते ही ले ली, उसका नाम था द रजिस्ट्रेंट फ्रंट का जो मेन आदमी था पाकिस्तान में, ठीक है। इसने जिम्मेदारी ले ली। इस बेवकूफ़ को क्या पता था कि आगे चल के मामला बढ़ जाएगा। अगले दूसरे दिन फिर ये सफाई देता फिर रहा था, जब इनको लगा अब तो इंडिया हमला कर देगा। 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन मेंस में आया था सीसीएस के बारे में, कि किस प्रकार से ये देश की सुरक्षा को मजबूत करता है और क्या क्या निर्णय लेती है ना। तो इसने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। बाकी बहुत सारे काम किए थे। अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया था। सार्क जो वीजा छूट पर आते हैं पाकिस्तानी लोगों को, क्या है, सार्क बना है तो सार्क के देशों को वीजा छूट मिलती है, कि बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद और भी बहुत सारे इनको थे, जैसे जहाज जो होते हैं, तो जो जहाज पाकिस्तान जाने वाले हैं तो इकट्ठे वहाँ ना जाके इंडिया के बंदरगाहों पे डॉक करते थे, फिर यहाँ से जाते थे। जो डाक सेवा थी वो भी, ये सब चीज़ें इंडिया ने रद्द कर दी थी। ऑपरेशन में क्या हुआ, शुरुआत में जितने भी इनके आतंकवादी ठिकाने थे बड़े बड़े, उनमें 9 लक्ष्य चिन्हित किए गए, सब पर हमला किया गया। स्कैल्प और हैमर मिसाइलें जब मारी गई तो ये पूरे ध्वस्त उड़ गए, ठीक है। बड़े बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। 5 इनमें से जो केंद्र थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, मतलब हमारी कश्मीर में। 4 जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे। इन लोगों पर अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही थी ना, वो कहाँ हो रही थी, पीओके में। तो इन्हें लगा ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कहाँ पीओके में आएंगे, है ना। पीओके के लोगों को वो लोग भी वैसे अपना मानते नहीं, तो वो तो ये मान के ही चलते हैं, कहाँ जाओगे तुम, अपने लोगों को मारोगे, है ना। लेकिन इस बार जब इंडिया ने इनके पाकिस्तान में, खासतौर से इनके पंजाब में घुस के मारा इनको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा मानसिकता खराब है लोगों की। पाकिस्तानी पंजाब के अलावा किसी और को मानते ही नहीं है कि ये
पाकिस्तानी है। सिंध अलग बट रहा है इनका, इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है एक प्रांत, बलूचिस्तान है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ भेदभाव होता रहता है। तो जो पंजाब में स्थित है बहावलपुर, मुरीद के, साकरगढ़ और सियालकोट, यहाँ पर भी हमला हुआ। जब हमला हुआ तो इन्होंने भी अपना एक बनियान अल मरसूस, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का जो असीम मुनीर है, थोड़ा बता देते हैं पाकिस्तान पे, मैंने ठीक ठाक रिसर्च कर रखी है तो हल्का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो यहाँ का आर्मी चीफ है ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं है। जैसे अपने यहाँ जो आर्मी चीफ वगैरह होते हैं तो एनडीए सीडीएस करके जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वो, मतलब बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ये सब यहाँ क्या है ना कि कुछ बंदे राजनीति की वजह से पहुँच जाते हैं ऊपर, ये वही है। इसका नाम ही हाफिज आसिम मुनीर। हाफिज का मतलब ही होता है कोई जो धार्मिक, उसमें कोई बुक वगैरह है जिसको मौके की याद हो, शायद कुरान की बात होती है ना। और ये हर जगह फिर कुरान को बना के, अभी मैं 2 दिन पहले सुन रहा था कि यहाँ का जो गृह मंत्री था वो पता क्या बोल रहा था कि इंडिया ने मिसाइलें तो मारी, बहुत ब्रह्मोस मारी, लेकिन वो क्या है कि वो डायरेक्ट जहाँ पॉइंट जहाँ हमारे विमान खड़े थे वहाँ ना गिर के बगल में गिर रही थी। और ये कौन, फरिश्ते कर रहे थे ये काम। यही इन्होंने 1971 के युद्ध में फैला रखा था। और ये सब जानते हैं कि क्या हुआ, कितना खतरा था, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ठीक है, चलो फिर से आ जाते हैं। तो इसने वही जो धार्मिक नाम है उसको निकाला कि हम इंडिया पे ये करेंगे, लेकिन फिर इंडिया ने इनके हमला करने से पहले ही इनको फिर से धो दिया। तो फिर आके ये गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप वगैरह के पास कि युद्ध विराम कराओ। ठीक है, अब युद्ध विराम हो गया तो किस किसने बात की, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कासिफ अब्दुल्ला करके बंदा है, मेजर जनरल है, कहाँ का है, पाकिस्तान का। ये वहाँ का डीजीएमओ है। एक्चुअली बातें होती हैं डीजीएमओ स्तर पर। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बड़ी वो सूचना देने आते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो इंडिया के तीनों जो हैं डीजीएमओ आते थे। चाहे वो मिलिट्री वाले अलग आते थे, एयर ऑपरेशन वाले अलग आते थे, तो वो डीजीएमओ नहीं होगा, एयर वाला हो जाएगा डीजीएओ। ठीक है, और नेवी वाले अलग आते थे। तो इनका जो डीजीएमओ है वो कासिफ अब्दुल्ला है, मेजर जनरल है। और हमारे जो डीजीएमओ थे राजीव घाई जी, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। इन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी एक, है ना, एसएस टू द एसएस, राख से राख तक, है ना, क्रिकेट पर सुनाई थी। बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़, पाकिस्तान पर बोला था कि जब वो लोग ड्रोन वगैरह भेज रहे थे कि हमारे पास इतने ज़्यादा स्तर हैं सुरक्षा के कि अगर एक से बच जाओगे तो दूसरे से फंसोगे, दूसरे फंसोगे तीसरे, तीसरे बच जाओगे चौथे फंसोगे, लेकिन राख में मिलोगे जरूर। ये इन्होंने ऐसे बोला था। ठीक है, हल्का सा फिर स्टोरी बताता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक भी पूछ दी जाती है, आपको पता होगा। सबसे ऊपर होता है जनरल, एक ही व्यक्ति होता है जो हेड होता है। ठीक है, ये 4 स्टार होता है। पाकिस्तान एक इसके ऊपर होता है, वो गिने चुने लोगों को मिलता है, वो होती है 5 स्टार, जिसे बोलते हैं फील्ड मार्शल। पाकिस्तान ने इसको आसिम मुनीर को अभी दे दी है फील्ड मार्शल की उपाधि। जो फील्ड मार्शल होता है कभी रिटायर नहीं होते। इंडिया में 3 ही लोग थे, जनरल करियप्पा, सैम मानेकशॉ और एक थे एयरफोर्स के अर्जुन सिंह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इनको समझा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है, जनरल के बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, रैंक 3 स्टार जनरल होते हैं, कोर संभालते हैं। मीन्स सारा जो भी जो कार्यात्मक काम होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं, अलग अलग कोर संभालते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, तो इंडिया में लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट है, इनका ये मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है। तो इन्होंने जो डीजीएमओ स्तर का अधिकारी है ना, वो मेजर जनरल को बना रखा है। जबकि इनके यहाँ पर एक है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ये कुछ नहीं करता है, मीडिया को संभालता है ना, फालतू के प्रोपेगेंडा बनाता है, देश को बेवकूफ़ बनाता है। उसके हेड को पोस्ट दे रखी है लेफ्टिनेंट जनरल की। सोचो देश को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। आगे आ जाते हैं। 17 मई को 7 सर्वदलीय, जब ये हो चुका है, 10 मई को आप लोगों को पता है कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई, ट्रंप ने पहले ही कर दी थी, है ना, फिर देशों ने कर दी। 17 मई को 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हैं जो 32 देशों में गए, और कुल इसमें कितने थे, 59 सदस्य थे। कुछ हथियार हैं जो प्रमुख हथियार हैं यूज हुए, वो भी जानने जरूरी हैं। तो स्कैल्प मिसाइलें थी, वो भी यूज हुई। स्टॉर्म शैडो इसे बोला जाता है, यूरोप में बनी है। हैमर मिसाइलें यूज हुई, फ्रांस ने दी थी इंडिया को, और ये हैमर से ही आपका पता हो आपको, ये बहावलपुर वगैरह जैस का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर हमला हुआ था। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, लास्ट में इन्होंने तो सीधा युद्ध विराम ही करा दिया था, जिसे बोलते हैं सोज स्टॉपर। एक और बताते हैं, चूंकि ये बहुत
मील का पत्थर हुआ है ये जो ऑपरेशन है ना, इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले कोई आ रहा था, इंडियन अधिकारी था, मीन्स शायद साइंटिस्ट था, उसका मैं वीडियो देख रहा था। तो उसने बोला कि जब हम लोग ब्रह्मोस बनी तो मिडिल ईस्ट के देशों को हम दिखा रहे थे, कहीं पे वो था, इसका हम बता रहे थे, एक प्रदर्शनी लगी थी, ब्रह्मोस ऐसी है, 3 मैक तक की इसकी स्पीड है, ये है वो है। तो बोले सब बहुत प्रभावित थे। एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल आया है उच्च स्तर का, बोला वो आए हमारे पास, बोले क्या है, हमने बताया, बोले बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या इसे मिडिल ईस्ट वालों को दे रहे हो, बेच रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल, तभी तो हम यहाँ आए हैं शो करने। बोले तो मिडिल ईस्ट वालों को जब आप कर रहे हो तो क्या पाकिस्तान को भी दोगे? तो इन्होंने बोला बहुत सही, देखो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के लिए फ्री डिलीवरी है, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसमें और क्या हुआ, स्काई स्ट्राइकर, 2 टाइप के यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज हुए हैं, जिसमें क्या था, दोनों सुसाइडल थे, मीन्स जिन पे एक प्रकार का बारूद लगा था, वो जाके जो भी टारगेट था वहाँ टकराते थे, फूट जाते थे। तो इसी से ही उनका जो एयर डिफेंस है ना, पूरा इंडिया ने नष्ट कर दिया था। क्या क्या थे, स्काई स्ट्राइकर और हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन। बाकी आकाश जो हमारा खुद का इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है ना, वो यूज हुआ है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है, रूस से लिया है इंडिया ने, वो हुआ। एंटी ड्रोन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरह, जाम कर दिया सिग्नल तो वैसे ही गिर गया। दूसरा होता है आपका कि ये गन, वो भी यूज हुई हैं। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है। आप लोगों को पता होगा, भविष्य का फ्यूल है सेमीकंडक्टर। हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली बन रही है, जो आगे चल के एआई रोबोटिक्स से जिसका भी यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है, उसमें आपको आईसी चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर की बनती है। अब चूंकि ये सारी इंडस्ट्री थी वियतनाम में, अब वियतनाम पर खतरा मंडरा रहा है कि चीन कभी भी हमला कर देगा, तो ये इंडस्ट्री दुनिया भर के यूरोप वाले देश क्या कर रहे हैं कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। इंडिया ने इसका मौका एकदम अच्छे से भंजा लिया। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब उत्पादन से संबंध, एक स्कीम लेके आए कि उत्पादन से संबंधित हम प्रोत्साहन देंगे, आप $2 अरब लगाओ, $1.5 अरब हमसे ले जाओ। ठीक है, एक ही बार तो ले जाओगे, बनाओगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी दोगे, सारी चीज़ें दोगे, फिर तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये चीज़ है। देश की 6वीं यूनिट इसकी लग रही है कहाँ, जेबर एयरपोर्ट के पास में लग रही है, यानी कि यूपी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन लगा रहा है, HCL प्लस फॉक्सकॉन। कितना, 20,000 वेफर्स प्रतिमाएं बनाएगा, मतलब 20,000 जो चिप है ना वो बनेंगी। अन्य यूनिट जो 5 लगी हैं उसमें देखो, साणंद में 3 लगी हैं, गुजरात में है साणंद, 3 यहाँ पर लगी हैं, एक माइक्रोन की, दूसरी CG रेनेसास स्टार्स और तीसरी किन्स की लगी है। ठीक है, किन्स की। फिर इसके बाद टाटा की 2 लगी हैं, एक टाटा PSMC धौलेरा गुजरात में लगी, एकदम नई सिटी बस रही है अहमदाबाद के पास में, और दूसरी है TSAT टाटा असम में। आगे चलते हैं। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। जन सुरक्षा योजना क्या होती है, लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई, बहुत सारी चल रही हैं। ये जो 3 विशेष रूप से चलाई थी, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और तीसरी थी अटल पेंशन योजना। इसके 10 साल हो गए तीनों के। तीनों कब शुरू हुई थी, 9 मई 2015 को। जानते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब तक टोटल नामांकन इन तीनों योजनाओं में, ध्यान रखना यूपी नंबर 1 पे है। अब तक टोटल इसमें देश भर में नामांकन कितने हुए, 23.6 करोड़, और महिलाएं कितनी थी, 10.66 करोड़। PM जीवन ज्योति बीमा योजना की बात हो रही है। ये योजना क्या थी, जीवन बीमा है, 18 से 50 वर्ष की उम्र में आप ये ले सकते थे। फिर आपकी चाहे नेचुरल मृत्यु हो या आपकी जो डेथ है वो चाहे दुर्घटना से हो, या नेचुरली आप दुर्घटना में किसी व्यक्ति को, जो होता है ना, एक दिव्यांगता आ गई है ना परमानेंट, तो भी मिलता है। 2 लाख तक का टर्म बीमा इसमें मिलता था। और इसका जो प्रीमियम है, पहले शुरुआत में 330 रुपये कुछ रखा था, अब ये बढ़ गया, 436 हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 51 करोड़ इसमें नामांकन हुए हैं। ठीक है, प्रीमियम केवल 20 रुपये है,
और होता क्या है, अगर आपने खाता कोई खुलवाया ना जनधन, तो सरकार अपने आप पैसा काट के ये आपका बीमा कर देती है। 18 से 70 वर्ष की उम्र तक आपको ये बीमा मिल सकता है, मीन्स दुर्घटना बीमा है। तीसरा, अटल पेंशन योजना किन लोगों के लिए था कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं, तो उनको वहाँ पर कंपनी से तो बीमा वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो वो लोग करा सकते हैं जाके अपना बीमा और अपनी किस्त वगैरह जमा करते रहें। छोटी सी किस्तें होती हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र तक आप इसको ज्वाइन कर सकते थे, और 40 वर्ष तक ज्वाइन कर लिया, प्रीमियम आप देते रहोगे 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद आपको जितना आप प्रीमियम दे रहे हो उस आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। इसमें 7.6 करोड़ नामांकन हुए हैं और 47% महिलाएं हैं। अब आ जाते हैं विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन। देश में पहली बार आयोजन हुआ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है? श्रव्य दृश्य वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025, मतलब बॉलीवुड और मीडिया वालों के लिए हुआ था। मुंबई में हुआ। मुंबई में सेंटर है, जियो वालों का बहुत बड़ा सेंटर है, वहीं पर हुआ था। इसकी परिकल्पना में क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग कंट्रीज। ग्लोबल मीडिया डायलॉग भी इसी बीच में हुआ है। जैसा मैंने बोला, दुनिया भर के मीडिया के लोग आए थे, जो मीडिया के मेन आदमी हैं, 70 देशों के यहाँ पर आए थे। और इसकी थीम क्या थी? एक्चुअली यहाँ पर एक भारत पवेलियन बनाया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, अगर कुंभ में देखा होगा, गवर्नमेंट इंडिया के अपने खुद के पंडाल थे, ऐसे ही भारत पवेलियन नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर भी पंडाल लगा था, जिसकी थीम थी कला से कोडिंग तक या कोड तक। ठीक है, आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 तथा त्रिभाषा सूत्र विवाद। अगर आप लोगों को पता हो, ये भाषा विवाद 2 राज्यों में फिलहाल चल रहा है, एक तमिलनाडु में और दूसरा, भाषा विवाद तो बहुत राज्यों में चल रहा है, ठीक है, कर्नाटका में चल रहा है। देख रहे होगे आए दिन जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनको मारते हैं लोग बाग, क्योंकि उनको वहाँ की भाषा नहीं आती है, ठीक है, कन्नड़ नहीं आती कर्नाटका में। तमिलनाडु में M.K. स्टालिन जो वहाँ के CM है वो करते हैं विवाद, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, आज ही मीटिंग हुई है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिले हैं इसी पर। भाषा विवाद हुआ था, फडणवीस सरकार को झुकना पड़ा, तो ये मिले हैं कि हमने जीत लिया जंग। तो अब बताते हैं भाषा विवाद है क्या। जो शिक्षा नीति है, के कस्तूरी रंगन समिति ने जो शिक्षा नीति जारी की है, उसमें था 3 भाषाओं का, कि एक भाषा तो आपकी मातृभाषा होगी, उसमें शिक्षा दीजिए। दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, जो कनेक्ट करती है देश भर को। तीसरी एक भाषा और चुननी है, जो 22 भाषाओं में से कोई भी चुन सकते हो। ये नहीं है कि आपको हिंदी ही चुननी है, कोई भी भाषा हो सकती है। और ये राज्य को चुनना है। तो जब राज्य इसको लागू कर रहे हैं ना, तो वहाँ विवाद हो रहा है। तमिलनाडु वाले तो ऐसी फालतू में हो रहे हैं कि वो अपना एक वोट बैंक होता है, क्षेत्रीयता जो होती है ना, उनको पता है कि अगर हिंदी सब सीख गए, एक दूसरे से घुल मिल गए ना, तो राज्य की जो पार्टियां हैं ना क्षेत्रीय, उनका आधार खत्म हो जाता है। तो ये लोग डरते हैं कि देश में कभी भी ना घुले मिले ना, ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ना बन जाए, कुछ ना कुछ हम लोगों में अंतर रहे, है ना। और वो बोलते क्या है कि हमारी जो स्थानीय विरासत है उसका संरक्षण, ये सब चीज़ों की बात करते हैं। मेंस में इस पर भी क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रीयता किस प्रकार से बाधक बनती है चीज़ों में। जो सुप्रीम कोर्ट है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, राज्यों को नई शिक्षा नीति लागू करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। विवाद क्यों हुआ कि तमिलनाडु का जो PM श्री योजना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसमें क्या है 14,500 स्कूलों का एकदम स्मार्ट स्कूल बनाना है। तो केंद्र इसके लिए पैसा देता है। यूपी में ध्यान रखना 1750 से ज़्यादा स्कूल यूपी के हैं केवल इसमें चुने गए। तो PM श्री के तहत जो फंड मिलता है। दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र में सब आ जाता है आपका 12 तक। इसके तहत जो फंड मिलता है 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपये, केंद्र ने रोक दिया। इनको बोला है जब तक तुम्हें शिक्षा नीति लागू नहीं करोगे राज्य में, तुम्हें ये फंड नहीं मिलेगा, इसलिए विवाद हुआ। अब भाषा से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं, अनुच्छेद क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में एक ना एक अनुच्छेद भाषा का पूछा ही जाता है। तो अनुच्छेद 120, इसमें क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आप लोगों का एक अभी आया था भाषणी करके, भाषणी क्या है, AI आधारित FE है, जो भाषाओं में क्या करेगा, आपका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके देगा, ठीक है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120। संसद में आप देखते हो लोग माइक लगाए रहते हैं, किसी भी भाषा में बोले वो अनुवाद हो जाता है, अभी सुविधा है। यूपी की विधानसभा में भी ये सुविधा हो गई, पहली विधानसभा ऐसी है। अनुच्छेद 210 क्या है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
अनुच्छेद 343 क्या है, इसमें बोला गया है कि संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। डायरेक्ट लिख दिया गया। अब ये भाषा क्या होता है कि अगर बोल दिया संघ की भाषा ये होगी, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर जैसे किसी राज्य की भाषा ये होगी, इसका मतलब राज्य के जितने भी कार्य होंगे, सरकारी कार्य, वो इसी भाषा में होंगे। यूपी का मैं बताए दे रहा हूँ, यूपी की 1968 में आधिकारिक भाषा हिंदी बनी थी और इसके बाद 1989 में द्वितीय राजभाषा बनी थी यूपी की, उर्दू। ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छेद पर आ जाते हैं। 344 क्या है कि राजभाषा के संबंध में आयोग बनाने का विचार अगर कोई आया तो आयोग बना सकते हो इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 345 क्या है, राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में बात करता है। मतलब राज्य अपनी राजभाषा खुद चुन सकते हैं कि उस राज्य के अंदर जो सरकारी कामकाज होगा किस भाषा में होगा, और इसी अनुच्छेद के बेस पर यूपी ने अपनी राजभाषाएं चुनी है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त भाषाओं की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश होती है यूज, जिससे कि पूरे देश के नागरिक जो भी निर्णय लिए जाएं, है ना, जो भी जिरह हो, बहस हो, वो उसको समझ पाए। अनुच्छेद 350 ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, यानी कि 1 से 5 तक की जो शिक्षा है ना, वो मातृभाषा में ही दी जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो मातृभाषा में शुरुआत में ज़्यादा जल्दी समझता है। दूसरा 350 बी, इसमें बोला है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं कि केंद्र इसके आधार पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 365 के तहत। और अगर राज्य ये बात नहीं मानते हैं तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इतने ये पावरफुल अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 351 क्या है, हिंदी के विकास और प्रसार हेतु संघ कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट है। और इसी आधार पर संघ क्या बोल रहा है कि 3 भाषा फॉर्मूला दे दिया, अभी भी हिंदी थोप नहीं रहा है, बोल रहा है कि आप अपनाओ, अपने हिसाब से अपनाओ। ठीक है, कोई और भी भाषा अपना सकते हो। अब आप लोग बताना, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है, फिर भी कम चीज़ें बता पाता हूँ। मैं तो एक एक टॉपिक पर आप लोगों को आधा आधा घंटे तक बता सकता हूँ, है ना। जितने भी ये करंट वाले लोग बात कराते रहते हैं ना, ये चीज़ें समझो, इनसे बहुत ज़्यादा विस्तार से चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन क्या है, समय नहीं रहता है, प्लस कोशिश रहती है कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि ज़्यादा डिटेल में जैसे अभी हो रहा है वैसे ही अगली क्लासेज चाहिए, कि थोड़ा सा चाहिए कि जो है उसमें कंटेंट में केवल वही बात हो। तो विजिगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह है। विजिगम कहाँ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज, जिसे वैसल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें माल आता है, सबसे बड़ा जहाज अभी इस पर आया था पोर्ट पर, और इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अभी क्या होता था, जो बड़े जहाज आते थे ना, इंडिया डायरेक्ट नहीं आ पाते थे, वो कहाँ, सिंगापुर आते थे। सिंगापुर में आएंगे और यहाँ पर क्या होते थे, खाली होंगे, फिर यहाँ से माल किस में आएगा, छोटे जहाज़ों में। तो एक तो हमें सिंगापुर पर डिपेंड होना पड़ता था, या श्रीलंका पर डिपेंड होना पड़ता था, या चीन पर डिपेंड होना पड़ता था। और दूसरा क्या होता था कि लागत भी बढ़ जाती थी, समय भी बढ़ जाता था। अब इंडिया ने अपना खुद का बना लिया है, और जहाँ पे सबसे अगर बड़ा आ गया जहाज तो कोई भी आ सकता है। अरब सागर में है, इंडिया के 2 किनारे हैं, ये होता है आपका अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इसको बोलते हैं कौन सा तट, मालाबार, और ये है कोरोमंडल। ये वाला जो पश्चिम वाला तट है ना आपका, ये थोड़ा गहरा है, नेचुरल रूप से ये गहरा है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जो बंदरगाह बनने पॉसिबल हैं। ये थोड़ा उथला है, तो यहाँ पर बड़े और अच्छे बंदरगाह नहीं बन पाते। यहीं पर केरल है, आपको पता होगा। तो केरल ये वाला पोर्शन है। ठीक है, जब केरल है यहाँ पर, तो यहीं पर विजिगम पोर्ट है आपका। और ये पोर्ट क्या है, कहीं कहीं 20 मीटर और कहीं कहीं इसकी गहराई 24 मीटर तक है। इसलिए जो दुनिया का सबसे गहरा या सबसे बड़ा जहाज है ना, वो भी यहाँ आ सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है, अरब सागर तट पर है, देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट मतलब शिपमेंट आए यहाँ से, फिर कहीं इधर उधर करके छोटे जहाज़ों में जा सकता है। प्राकृतिक गहराई ही इसकी 20 से 24 मीटर है। प्रारंभिक क्षमता कितनी है, 10 लाख TEU, और आगे चल के ये बढ़ कितनी जाएगी, 72 लाख TEU।
केरल सरकार प्लस अडानी प्लस केंद्र सरकार मिलके इन्होंने निर्माण किया। अभी 1 यूनिट इसकी हो चुकी है निर्मित, और इसका संचालन प्रबंधन कौन करेगा? अडानी पोर्ट्स लिमिटेड। अगला इंपॉर्टेंट है, श्रीमद् भगवत गीता तथा नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया। ये दोनों क्या है? पांडुलिपियां हैं। इन पांडुलिपियों को क्या है? संरक्षित करने के लिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया। 1992 में ये शुरू हुआ था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम। किसने शुरू किया था? यूनेस्को ने। उद्देश्य क्या था कि जो मूल्यवान पुरालेख हैं या पुस्तकालय लेख हैं, इनका क्या करना है? संग्रहों का संरक्षण करना। अब तक भारत की जो 11 है ना ऐसी प्रविष्टियां जो इसमें शामिल हो चुकी हैं, इन दोनों को मिला के। ये दोनों जो ग्रंथ हैं, जो भी पांडुलिपियां हैं, संस्कृत भाषा में हैं, चाहे वो गीता है आप लोगों ने पढ़ी होगी, और चाहे वो आपका नाट्यशास्त्र। महाराष्ट्र के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सब संरक्षित है। अगर आप लोगों को पता हो, नाट्यशास्त्र जो है आपका देश का दुनिया का सबसे पुराना, जिसको बोलते हैं रचनात्मक ग्रंथ, कलात्मक ग्रंथ है ये। जितनी कलाएं आप अभी देखते हो ना, जितने भी शास्त्रीय संगीत वगैरह सब यहीं से निकले हैं, शास्त्रीय नृत्य सारी चीजें। तो नृत्य से रिलेटेड भी है, नाट्य से रिलेटेड भी है, संगीत से रिलेटेड भी है। और किसने ये लिखा है? अभिनव गुप्त, इन्होंने लिखा है। इन्होंने बोला है, कला की बड़ी परिभाषाएं दी हैं। जब यूपीएससी मेंस की तरफ बहुत ज़्यादा डीप में जाते हो ना, बोला है कला गति वाद्यादि का, जो इंसान में ना हर्षोल्लास पैदा कर दे, वो है कला, है ना। इसके बहुत सारे बताए हैं कलाओं के रूप, रूपबण, लास, वाणिका भंग, सादरस वगैरह, है ना। ये आपके काम का है नहीं वैसे, रूपबण, भेद, लावण्य, वाणिका भंग। तो आगे आ जाते हैं। संस्कृत भाषा में है, महाराष्ट्र के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सब लोग को पता होगा। 700 श्लोक हैं इसमें, 18 अध्याय हैं। महाभारत के छठे खंड, यानी जो महाभारत महाकाव्य है उसके छठे खंड में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। छठे खंड के किसमें? भीष्म पर्व के अध्याय नंबर 23 से 40 तक गीता का वर्णन है। संकलन किसने किया? पूरे महाभारत का ही संकलन किसने किया? वेद व्यास ने किया है। बचपन का नाम इनका कृष्णद्वैपायन था। अगला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र की रचना, ये करेक्ट कर लेना, भरत मुनि ने की थी। अभिनव गुप्त ने कलाओं के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र में नृत्य है, नाटक है, संगीत है। इन पर प्रथम ग्रंथ की रचना किसने? भरत मुनि ने की थी। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब शताब्दी शुरू होने के पहले की बात हो रही है, ठीक है। 2025 में है हम, 2025 में 200 साल और जोड़ लो, तब की बात है। इस ग्रंथ को संहिताबद्ध किया गया। प्राचीन परंपरा में इसे क्या नाट्य वेद या पंचम वेद कहा जाता था। 36,000 श्लोक हैं इसमें, और इसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एक किसी उसमें आया था गाथा सप्तशती के बारे में, कि गाथा सप्तशती की रचना, और शायद यूपी SSC के एग्जाम में आया था। सोचो इतने छोटे एग्जाम में गाथा सप्तशती की रचना बता दिया पहले कि हाल ने की थी, सबको पता है हला लिखते हैं कहीं कहीं। फिर अगला बोला ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जबकि वो संस्कृत का नहीं था, मराठी का था। और ये आपका जब ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें एक मराठी थी आपकी, है ना, बंगाली थी, असमिया थी, प्राकृत थी, पाली थी, उसमें था ये। बहुत डिटेल में जब जाओ कि हला का ग्रंथ की बात हुई थी, वहां से उठा लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज में, आप लोगों को पता है यूपी में महाकुंभ हुआ, 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है, और यूपी में था इस बार। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, 26 फरवरी 2025 तक चला। 26 फरवरी को जो था आखिरी, उस दिन महाशिवरात्रि थी। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ होता है, 4 स्थानों पर होता है। एक हो गया प्रयागराज, दूसरा हो गया हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। 4 जगह ही होता है, ठीक है। तो हर 3-3 साल में एक एक जगह पर होता है। कुल 66 करोड़ श्रद्धालु यूपी में आए, ये डेटा भी पूछा जा सकता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान था। कुछ और डेट हैं, हो सकता है पूछा जाए। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को था। फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन भी था शाही स्नान। फिर 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि आखिरी था।
इसी कुंभ में बहुत सारी घटनाएं और भी घटित हुई आसपास, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। तो 16 से 18 फरवरी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया, कहाँ, प्रयागराज में। गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए गए काफ़ी सारे, तो ये देख लो यहाँ से यहाँ तक के जो हैं वो गिनीज बुक रिकॉर्ड हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है कि 329 कर्मचारी गंगा में उतरे, बीच गंगा में इतने सारे एक साथ उतरे और उन्होंने गंगा की सफाई की। दूसरा है 19,278 सफाई कर्मी उतरे। अब ये पूरे जो गंगा है वहाँ तो उतरे ही उतरे हैं, प्लस जो तटीय एरिया प्लस इलाहाबाद के अन्य क्षेत्र हैं हर जगह, और इन्होंने फिर एक साथ सफाई की। फिर अगला है 10,102 लोगों ने एक साथ विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग बनाई। ये सारे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अन्य क्या है, बौद्ध महाकुंभ यात्रा इसी समय पर की गई, आयोजित की गई, और कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी इसी टाइम पर यहाँ पर मनाया गया। अगला कुंभ नासिक में आयोजित किया जाएगा 2027 में। 2017 में क्या है, कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को ने इसका दर्जा दिया था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का, इंटेंजिबल हेरिटेज का। ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। कुंभ का समय कैसे निर्धारित होता है, तो ध्यान रखना ज्योतिष के अनुसार होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों की स्थिति को देखकर ही कुंभ को समय निर्धारित किया जाता है। केंद्र ने क्या किया था, यहाँ पर कुंभ मेला होगा, पंडाल वगैरह अपने लगाए थे, उसी को क्या नाम दिया गया था, कलाग्राम। अगला है आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी गई है। अनुसूचित जाति आपको पता है एससी कैटेगरी है ना। ओबीसी में तो आपका क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओबीसी में भी अभी उपवर्गीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जाति में भी अब ये चीज़ें पहुंच गई हैं। हो क्या रहा था, किसी भी जाति में ना 2-4 जो बड़ी जातियां होती थी किसी भी वर्ग में, है ना, वर्ग को आरक्षण मिला है, जाति को नहीं मिला है, ठीक है। तो जो एक आपकी क्लास है, जैसे ओबीसी क्लास है, तो इसको आरक्षण मिला है, तो कुछ 2-4 ऐसी जातियां हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा लाभ होता है आरक्षण को, यही लाभ उठा रहे हैं। जो ये कुछ बिल्कुल वंचित तबका है उनको नहीं लाभ मिल रहा है। तो अब राज्य क्या है, ये अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हम इनका वर्गीकरण कर दें, कि जो जातियां जितनी जनसंख्या में उनके अंदर है ना, उसमें भी अनुपात में आरक्षण निर्धारित कर दें, ठीक है, ये बात है। अब संविधान के कुछ प्रावधान जान लेते हैं। अनुच्छेद 341 के तहत एससी की जो जातियां हैं उनका वर्गीकरण कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और 42 के तहत जो एसटी की जनजातियां हैं उनका, इसीलिए इसको अनुसूचित ही बोला जाता है। अनुसूचित जातियों को क्यों बोला जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इनको अनुसूचित करते हैं अनुच्छेद 342 में। इसके तहत इनको ना अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अनुच्छेद 15 है आपको पता होगा, 15 शिक्षा में आरक्षण की बात करता है, और 16 जो है लोक नियोजन मतलब नौकरी में आरक्षण देता है। राजीव रंजन मिश्रा, इनके नाम से एक समिति बनी थी, मतलब इनकी अध्यक्षता में, इनकी सिफारिश पर ही आंध्र प्रदेश ने क्या किया, ये वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। अगला है पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग मिला। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है जीआई टैग का जो रजिस्ट्री कार्यालय है वो इंडिया में कहाँ स्थित है, ठीक है। अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं क्या है। जो ट्रिप्स है ना आपकी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रिप्स, इसमें क्या है कि जो पेटेंट होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं आपके, इसके बाद जो जीआई टैग होते हैं, है ना, इन सब चीज़ पर क्या होता है, आपको एक प्रकार से आपकी जो बौद्धिक संपदा है उसका एक अधिकार मिल जाता है। तो जीआई टैग क्या है, किसी वस्तु का वह संकेत जो उसे खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। मीन्स वो वस्तु, जैसे बीकानेर की भुजिया है तो बीकानेर से जोड़ेगा, केवल जोड़ेगा नहीं नाम से, इस भुजिया में जो स्वाद है, इसका जो क्वालिटी है, तो उस जगह विशेष का इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, वहाँ की जलवायु का, मिट्टी का, उपज का, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया जाता है। मूल स्थान के कारण विशिष्ट गुणवत्ता रहती है, इसकी ख्याति रहती है, अन्य विशेषताएं होती हैं। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम बनाया था गवर्नमेंट ने 1999, लेकिन लागू किया था 2003 में। एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रही थी, हो क्या रहा था, दुनिया भर के, जब इंडिया WTO बना कब, 1995 में, तभी ये ट्रिप्स और ट्रिम्स आ चुके। अब दुनिया भर का दबाव था कि तुम अपने यहाँ पेटेंट वगैरह के लिए कानून पारित करो। तुम्हारे यहाँ के लोग बाग क्या करते हैं कि पेटेंट किसी और का है उसको कॉपी करके बना देते हैं,
ना, बौद्धिक संपदा नाम की भी चीज़ होती है, ये सब बोला तो फिर इंडिया ने दबाव में बनाया चीज़ें। नहीं तो इंडिया में क्या होता था पहले, प्रोडक्ट का नहीं होता था पेटेंट, प्रक्रिया का होता था। अब क्या है, इन लोगों की वजह से प्रोडक्ट का होने लगा है। ठीक, तो 2003 से ये प्रभाव में आया। पहला जो था दार्जिलिंग चाय, 2004 में इसको पहला जीआई टैग मिला। सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है 77, यूपी में भी अगर जाओ तो वाराणसी के पास है 29, 29 से शायद ज़्यादा भी हो गए होंगे, उसको एक बार देख लेना। इसके बाद यूपी के बाद तमिलनाडु के पास है और फिर कर्नाटक के पास है। और अगर वेटलैंड में जाओ, आर्द्र भूमियों में, तो तमिलनाडु के पास 20 हो चुकी हैं, यूपी के पास अभी भी 10 ही हैं, तो उल्टा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब तक देश में कुल आर्द्रभूमि मतलब रामसर साइट की बात हो रही है, आर्द्रभूमि तो बहुत होंगी, जो रामसर साइट घोषित की गई हैं वो। अब तक देश में कुल 658 जीआई टैग मिले हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क, इनका जो ऑफिस है ये जीआई टैग देता है। ठीक है, पट्टेदा अंचू साड़ी, जिसको ये जीआई टैग मिला है उसके बारे में जान लेते हैं। सूती साड़ी है, कर्नाटका में गजेंद्रगढ़ जिला है, और गजेंद्रगढ़ जिला में ही ये साड़ी बनती है। चौड़े बॉर्डर वाली है और चेक डिजाइन में होती है। ये चेक आप लोगों को पता है, इस तरीके की डिजाइन होती है। ठीक, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहा है, बहुत सारे संशोधन ही हुए हैं इसमें, जान लेते हैं क्या है। क्या होता है, मुस्लिमों को ना हल्का सा बता देते हैं, पता चलेगा ये संशोधन आया क्या है। मुस्लिमों को जब यहाँ पर इंडिया में इस्लाम आए, इस्लामी शासक आए, उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन को दे दिया मुस्लिमों को, धार्मिक कार्यों के लिए दान में दे दिया, उसे बोला गया वक्फ। एक बार धार्मिक संपत्ति घोषित हो जाए तो फिर उसका प्रयोग आप निजी उपयोग के लिए या किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं कर सकते हो, केवल धार्मिक कार्य के लिए कर सकते हो, क्योंकि वो आपने बोलते हैं कि ईश्वर को समर्पित कर दिया। ठीक, अब वक्फ में हो क्या रहा था कि जितनी ये संपत्तियां, कुछ राजनेता वगैरह जो ऊपर के बैठे थे वही वक्फ बोर्ड में रहते थे, वो अपने हिसाब से दुरुपयोग पूरा कर रहे थे। आम लोगों, क्योंकि वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन इनके आम लोगों को धर्म की भी बात करो तो कोई फायदा मिल नहीं रहा था। ठीक, दूसरी चीज, बहुत सारी सरकारी संपत्ति, इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज थे, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा डिटेल में क्या क्या क्लॉज थे। एक था वक्फ बाई यूजर। इसमें क्या था कि अगर कोई, सपोज करो कि रोड के किनारे आपने देखा है कोई मजार बना के चला गया, मजार बन गई, अब वहां पर जो भी इनका होता है धार्मिक क्रियाकलाप होने लगे, 2-4 साल तक हुए ना, या 1-2 साल, तो बोल दिया ये तो धर्म के लिए यूज हो रही थी, अब ये वक्फ बन जाएगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि सरकार की जमीन थी कि किसकी थी, नहीं, धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, यूजर अगर बाई यूज ये धार्मिक थी तो हो जाएगी। और बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो इसीलिए ये क्या किया कि ये कानून लेके आ गए। सरकारी जमीन बहुत सारी दबी हुई, यूपी में समझो वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्तियां, 20 से 22% संपत्तियां वक्फ की केवल देश भर में यूपी में है, और यूपी सरकार की बहुत जमीन दबाए है, इसलिए योगी जी थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव थे इस मामले में। ठीक है, तो किसी संपत्ति को चल अचल धार्मिक कार्यों हेतु समर्पित करना, ना बेची जा सकती है, ना इसे उपहार दिया जा सकता है, ना इस, और वक्फ का बहुवचन क्या होता है, औकाफ, इसी से ये निकला है वक्फ। अरबी भाषा का शब्द है और इसका आधार क्या है, हदीस। ठीक है, इस्लाम के आगमन के पश्चात वक्फ की शुरुआत हुई। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, जैसे ईरान हो गया, तुर्की हो गया, यहाँ पर वक्फ जैसी कोई संस्था नहीं है, जबकि ये कट्टर मुस्लिम है ना। और ये सारे देश क्या इंडिया में चाहते हैं कि ये चीज़ें बनी रहें। जैसे 3 तलाक का था मुद्दा, पाकिस्तान में भी 3 तलाक नहीं है, लेकिन ये चाहते थे इंडिया में अगर सरकार कानून लेके आई तो बोल रहे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे, मतलब चाह रहे हैं कि इंडिया में आप सुधार ना करो, आप दुनिया में सुधार, हमारे यहाँ हो चुका है सुधार। 1954 में पहला वक्फ अधिनियम आया, 1995 में व्यापक वक्फ अधिनियम आया, 2013 में संशोधन किया गया। ठीक, फिर 2025 का तो आ ही गया, आप लोगों को पता है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 8 अप्रैल से ये लागू हो गया। फिर कोर्ट में भी गया था, कोर्ट ने इस पर अभी स्टे लगाई हुई थी कुछ मुद्दों पर, हो सकता है अभी भी स्टे है। वक्फ शब्द जो है ना, इसको बदल दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, उम्मीद कर दिया गया पूरा, एकीकृत, इसके बाद वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता तथा विकास, उम्मीद शब्द में इसको बदल दिया। मौखिक वक्फ अब मान्य नहीं होगा। मौखिक वक्फ क्या होता था कि बोल दिया कि हमारी ये संपत्ति है, हमने दान में दे दी, अब ये वक्फ की हो जाएगी।
अब क्या है, कई बार तो ऐसा हुआ है ना, लोग खुद उनकी संपत्ति नहीं है लेकिन उन्होंने दान में कर दी क्योंकि उनका थोड़ा कब्जा था वहाँ पर, और इसके बाद एक बार वक्फ हो गई फिर किसी की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि इसका जो इतना कठोर एक कानून था वक्फ का कि अगर आपको अपील करनी है आप किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते हो, आप जाओगे इसी के ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल कौन बनाएगा? वक्फ बोर्ड ही ट्राइब्यूनल बनाएगा, वहां जाओगे अपील करोगे, फिर अगर वो मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो काम खत्म। तमिलनाडु का एक पूरा गांव का गांव वक्फ का हो गया, जबकि पूरा वो गांव 1500 साल पुराना वहां पे मंदिर था, वो जमीन वक्फ की हो गई, है ना। उस टाइम पे वक्फ आया भी नहीं था, तब से वो गांव था। लेकिन ये सारी बहुत सारी मतलब बहुत चीजें थी, इसमें मिस यूज हो रहा है। सपोज करो कोई मुस्लिम है व्यक्ति, उसके घर में और भी लोग हैं, बीबी है, और बच्चे हैं, उसका मन खटका कि नहीं हमें इन लोगों से नहीं बन रही है, तो उसने अपनी संपत्ति क्या कर दी? वक्फ कर दी। अब ये बीवी बच्चे इनको नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लें, हाथ पैर मारते रहे। इस बार सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई तलाकशुदा है मेंबर, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, तो उसका भी हिस्सा वक्फ की आय में से जाएगा, ऐसे नहीं। प्लस अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो, ऐसे भी कई केस आए थे कि एक व्यक्ति है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, वहां पर बहुत सारे फ्लैट हैं, उसने एक फ्लैट लिया, उसको वक्फ घोषित कर दिया, है ना, ऐसे भी था। तो मौखिक वक्फ नहीं होगा। मौखिक मुतवल्ली, मुतवल्ली क्या होता है? जो वक्फ संपत्ति होती थी ना, उसकी देखरेख करने वाले को मुतवल्ली बोला जाता था, और इसी के अंडर में सब कुछ आता था, सारे डिसीजन इसी के होते थे, है ना। कि नियुक्ति ये सब अमान्य होगी, अब लिखित में ही होगा और दस्तावेज प्रमाणीकरण के बाद। जो वक्फ समर्पण करता, मतलब जिसने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी है, कम से कम वो 5 साल से इस्लाम धर्म को पालन कर रहा हो तभी। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया इस्लाम बना है ना, नया नया धर्मांतरण हुआ है उसने दे दिया। कई बार होता था कि व्यक्ति हुआ, मन में आया ये है, और संपत्ति उसने दे दी। अब क्योंकि कानून इतना खतरनाक था, एक और कानून था, लिमिटेशन कानून था एक। होता क्या है ना कि अगर आपकी भी संपत्ति है, किसी और ने कब्जा कर ली और 12 साल तक अगर वो कब्जा करके रखा है, तो चाहे आपके नाम पे कितना भी कागज हो, अगर 12 साल के पहले आप अपील कर दोगे ना कोर्ट में, तब तो ठीक है। लेकिन 12 साल के बाद अगर आप अपील करने जा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी अपील नहीं मानी जाएगी, जो कब्जा किया है उसी की वो जमीन हो जाएगी, जमीन मकान जो भी है, ठीक। ये होता था, केवल सरकारी जमीन छोड़ दो, बाकी सब में। वक्फ में ये लिमिटेशन क्लॉज हटा दिया, इनमें बोल दिया कि वक्फ कभी भी क्लेम कर सकता है। आप सोचो 1500 साल पुराना गांव है, उस पर वक्फ गया पिछले 2 साल पहले क्लेम करने, और वो गांव वक्फ ने बोल दिया हमारा है, तो फिर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इनके लिए ये लिमिटेशन क्लॉज भी हटा रखा था कि ये कभी भी अपील कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, वक्फ बाई यूजर अमान्य हो गया, मतलब अगर कोई जमीन जो है धार्मिक कार्य के लिए यूज हो रही है, और उसको आप वक्फ घोषित नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके पास उसके दस्तावेज ना हो कि हाँ ये हमारी है। वक्फ अलाद औलाद करके एक शब्द है, इससे संबंधित भी संशोधन किए गए। इसमें क्या है, अब वक्फ की जो आय है वो विधवा, तलाकशुदा तथा अनाथ पर भी खर्च की जाएगी, इनका हिस्सा काट के ही आप वक्फ कर सकते हो। वैध मालिक होगा ना तभी संपत्ति दान कर सकते हो, ऐसा नहीं आपने सरकार की उठा के संपत्ति दे दी कि लो हम धर्म कर रहे हैं। धारा 3C1, कोई सरकारी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं होगी, अगर पहले से बना रखा है तो वो छुड़वाई जाएगी, वो वक्फ नहीं मानी जाएगी, ये इसमें क्लॉज है। अब सर्वे कमिश्नर रहता था पहले, सर्वे कमिश्नर भी एक अधिकारी होता था जो यही बोर्ड के अंदर से होता था, वो सर्वे करता था वक्फ संपत्तियों का, वो बोल देगा हाँ सही है तो सही है। अब इन्होंने बोला ये व्यक्ति नहीं होगा, अब होगा कौन? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी जितनी भी संपत्ति है वो सब डी नोटिफाई होंगी, ये भी था प्रावधान, अभी तो थोड़ा स्टे लगा है कि सारी संपत्तियों के कागज दिखाने होंगे जो अब तक वक्फ है, कागज होंगे जिसके सही होंगे, वो जिलाधिकारी ये पूरा वेरीफाई करेंगे, तभी वो माना जाएगा कि नए सिरे से वक्फ है कि नहीं। इस पर रोक लगा दी कोर्ट ने, और इसमें ये बोल भी दिया है कि जो 2025 के पहले की हैं वो अगर सरकारी जमीन नहीं है तो क्या होगा, वो वक्फ मान ली जाएंगी, ठीक। इसमें थोड़ा सा और है, जिलाधिकारी या तो डीएम हो गया, उसके ऊपर का अधिकारी भी बना सकते हो, ये भी थोड़ा सा ढील दी। पहले केवल 2 प्रकार के वक्फ थे, सिया बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब इसमें 2 और बना दिए, अघारवानी और दूसरा बोहरा शब्द, इनके भी बोर्ड बन सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अपील की समय सीमा पहले आप ट्राइब्यूनल में कर सकते थे, पहली चीज तो,
और 1 साल के अंदर कर सकते थे। अब इसको बढ़ा दिया कि अगर आपकी संपत्ति वक्फ है और आपको नहीं पता है और आप क्लेम करना चाहते हो तो 2 वर्ष तक तो आप कहाँ जा सकते हो, ट्राइब्यूनल में, और इसके बाद उसने जो फैसला दिया उसके ऊपर जा सकते हो हाई कोर्ट में। ट्राइब्यूनल में भी इन्होंने बोल दिया, बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म के विशेषज्ञ होते थे इन्होंने बोला है कि विशेषज्ञ नहीं होंगे, कुछ और होंगे, बहुत सारे चेंज किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसकी जो दक्षता है, पारदर्शिता है, प्रबंधन है, उसमें सुधार करना चाहते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद 2 टाइप की होती है इसमें, देखो, एक केंद्र में होती है वक्फ परिषद और राज्यों में होते हैं वक्फ बोर्ड। ठीक, दोनों का देख लेते हैं। इन्होंने बोल दिया जो केंद्रीय वक्फ परिषद होती है, प्रबंधन करते हैं राज्य के बोर्ड। वक्फ परिषद क्या होती है, नियम वगैरह बनाती है, ऊपर से एक प्रकार से जैसे कंट्रोल करती है चीज़ों को। ठीक है, पर्यवेक्षण का काम है इनका। तो इसमें कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री, जो जिसके अंदर में वक्फ विभाग आए वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, दूसरा सदस्य, इसमें 3 सांसद होंगे, बहुत सारे सदस्य होंगे, मुस्लिम धर्म के अंदर के भी सदस्य होंगे बहुत सारे, लेकिन जो मेन है वो बताया, 3 सांसद होंगे, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, 2 सदस्य महिलाओं को बनाना जरूरी है और 2 गैर मुस्लिमों। तो केंद्र सरकार का एक तर्क ये भी है कि महिलाएं नहीं थी एक तो इस बोर्ड में, महिलाओं को कोई मान्यता नहीं दे रही, तो वो भी, प्लस 2 बोल दिया 2 गैर मुस्लिम होंगे। 2 गैर मुस्लिम ये तो अलग से होंगे, प्लस अगर कोई सपोज करो सचिव है ना, जो आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय उसका सचिव है, वो भी इसका सदस्य होगा, वो अगर गैर मुस्लिम है तो वो भी होगा, वो नहीं काउंट होगा इन 2 में। फिर राज्य वक्फ बोर्ड में देख लेते हैं क्या सुधार किया। बोल दिया टोटल 11 सदस्य होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अधिकतम 11 सदस्य, इसमें कोई मंत्री नहीं होगा, ना केंद्र का ना राज्य का। पहले इसकी बैठकों की कोई वो संख्या नहीं थी, कितनी भी कर लो या ना करो। अब इन्होंने बोल दिया कि माह में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए। अगर बोर्ड बनाए, किसी चीज का पैसा उठा रहे हो, पावर एंजॉय कर रहे हो, तो कुछ काम भी कर लो। अध्यक्ष जो होगा, पहले चुनाव होता था, ये बोर्ड के लोग ही करते थे, अब बोला अध्यक्ष क्या होगा ना, नामांकित होगा, केंद्र करेगा और राज्यों में राज्य करेगा। और जो सीईओ होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो जरूरी नहीं है मुस्लिम हो, वो किसी भी समुदाय से हो। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे मुस्लिम जो समुदाय है उसको इन्हीं चीज़ों पर आपत्ति है कि जो 2 लोग यहाँ पर बोल दिए गैर मुस्लिम और ये सीईओ वाला। और जो 1 साल है इसमें खातों का ऑडिट होगा, खासतौर से अगर वक्फ की आय 1 लाख सालाना से ज़्यादा है तो। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, 23 राज्यों में है और 7 यूनियन टेरिटरीज में है। यूपी जैसे कुछ राज्य हैं जिसमें 2-2 वक्फ बोर्ड हैं, शिया का अलग है, सुन्नी का अलग है। बिहार में भी सेम है। एक पोर्टल बना दिया, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इस पर जितनी भी वक्फ संपत्तियां सारी दर्ज की जाएंगी और 6 माह के अंदर इनका रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है। ये सारा काम हो गया। आगे चलते, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को जब मैं डिटेल में पढ़ रहा था, 202 कुछ इतने पेजों की है, पूरा डिटेल में इन्होंने रिसर्च करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं, किस राज्य में कितनी जनसंख्या पर कितने पुलिस वाले हैं, हर थाने में मिनिमम 1 सीसीटीवी है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो प्रत्येक कोर्ट में एवरेज कितने मामले लंबित हैं, कोर्ट में क्या क्या सुविधा है, कि मतलब बड़े डिटेल में जाते हैं। कौन कौन करता है, टाटा ट्रस्ट है और इनके साथ बहुत सारे हैं, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, कुछ इंस्टीट्यूट हैं। तो ऐसे करके 6 अन्य केंद्र मिलके करते हैं। आपको याद रखना टाटा ट्रस्ट मैन है। बड़े राज्यों में अगर रैंकिंग देखो तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड और तेलंगाना थर्ड। छोटे राज्यों में आ जाते हैं तो सिक्किम पहले पर है, हिमाचल सेकंड पर। इस रिपोर्ट में यूपी का मेंशन नहीं था, मैंने ये अलग से निकाल के देखा है। तो यूपी आपके 17वें नंबर पर है। टोटल 18 ही बड़े राज्य हैं जिसमें यूपी सेकंड लास्ट पर है, वेस्ट बंगाल लास्ट पर है और बिहार 13 पर है। अब सोचो, यूपी में वैसे बात तो करते हैं हम लोग कानून का शासन है, बट एक्चुअली क्या है, ये बुलडोजर वाला जो न्याय होता है या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो भी न्याय होता है वो न्याय में नहीं आता है। बात ये है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, इसके बारे में जान लेते हैं। एनडीएमए एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। कोरोना काल में इन्होंने ही तो सारी चीजें संभाली थी, कोई भी आपदा आती है ये लोग ही जाते हैं। ठीक है, और इसी पर क्या है, एनडीआरएफ वगैरह जो फोर्स बनती है इसी एक्ट की वजह से बन जाती है। तो जो एनडीएमए, इसका हेड पीएम होते हैं केंद्र पर, यहाँ सीएम होते हैं एसडीएमए पर। तो एनडीएमए तथा एसडीएमए स्वयं अपने स्तर पर योजनाएं तैयार करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि इनकी जो कार्यकारी समिति होती थी वो योजनाएं बनाती थी, नियम बनाती थी
और मंजूरी दे देती थी एसडीए, एनडीएमए और एसडीएमए। अब बोला नहीं, आप खुद ही योजनाएं बनाओ, जिससे क्या है थोड़ी कारगर बनेंगी। और इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भी शामिल कर लिया गया। तो बस ये थोड़े से ही चेंज आए हैं। अगला है आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025। जो भी विदेशी आते हैं, आप्रवासी आते हैं, इमिग्रेशन वगैरह, इनके लिए है कि पासपोर्ट वगैरह तो बहुत सारे पुराने थे, अंग्रेजों के काल के 1920 का था, है ना, और पहले के थे। तो पहले क्या होता है, जाके रजिस्टर में दर्ज ही करा दो, ना भी कराओ तो भी चलता था। कोई सजा का खास इधर उधर का प्रोग्राम था नहीं। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा होगा, बांग्लादेशियों को खोज खोज के पकड़ा जा रहा था, रोहिंग्याओं को निकाला जा रहा था, तो ये करना जरूरी था। इसमें बोल दिया कि जो भी अवैध प्रवासी हैं, अगर अवैध रूप से रह रहे हैं तो 5 साल कारावास और 5 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आया है। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए, तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है इस पर। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए अब विधेयकों पर खास तौर से निर्णय लेने की एक समय सीमा इन्होंने तय कर दी, खासतौर से राज्यपाल के लिए। क्योंकि बोल दिया है कि राज्यपाल के पास कोई भी विवेकीय अधिकार नहीं है, कोई पॉकेट वीटो नहीं है। राष्ट्रपति के पास तो फिर भी है पॉकेट वीटो, इनके पास नहीं है। इन्होंने बोला है क्या, समझो। तमिलनाडु के राज्यपाल बने RN रवि। आप जब से राज्यपाल बने वहां पर सरकार है स्टालिन की, वो तो मोदी जी का विरोधी है ही, है ना। स्टालिन जो है DMK हैं, वो बीजेपी और खासतौर से दक्षिणपंथी पार्टियों की अपोजिट पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस के वो साथी है। अब क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चेंजेस किए। खासतौर से इन्होंने क्या किया कि जो राज्य की यूनिवर्सिटी होती हैं उसका भी आप देखोगे चांसलर हमेशा राज्यपाल होता है, कुलपति। राज्यपाल का ही टेक होता है वाइस चांसलर नियुक्त करने में। तो यूनिवर्सिटियों पर कंट्रोल किसका होता है, राज्यपाल का। और यूनिवर्सिटी के मामले एज ए कुलपति जब राज्यपाल कोई कार्य करता है ना, इसको उन्मुक्ति भी नहीं मिलती, ध्यान रखना। राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उन्मुक्ति मिलती है, कुलपति के रूप में कार्य करता है तो उन्मुक्ति नहीं मिलती। इन्होंने बोला, ये बिल लेके आए कि बोले अब जो चांसलर है राज्यपाल नहीं रहेंगे, अब CM रहेंगे, या CM के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति रहे। तो ऐसे करके इन्होंने 10-12 टोटल बिल पारित किए विधानसभा ने, अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने लटका दिए बिल, अपने पास रखे रहे। जब ज्यादा विवाद हुआ तो इन्होंने कुछ पुनर्विचार के लिए भेज दिए, और कुछ बिल 2 बिल इन्होंने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए, 10 पुनर्विचार के लिए भेज दिए। जब ये पुनर्विचार होके इनके पास फिर से विधानसभा ने पारित कर दिया, तो कानून क्या बोलता है कि अगर फिर से विधानसभा या विधानमंडल, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में केवल विधानसभा है, तो विधानसभा ने अगर फिर से पारित कर दिया तो राज्यपाल को मंजूरी देनी अनिवार्य हो जाती है। इन्होंने फिर से खेल कर दिया। इन 10 को जैसे ही पुनर्विचार विधानसभा ने पुनः पारित किए, इनके पास भेजे, इन्होंने उसके बाद राष्ट्रपति को फिर से भेज दिए। अब राष्ट्रपति के पर किसी का बस नहीं चलना है ना। तो वो बहुत सारे समय तक क्या हो गए, पेंडिंग हो गए। अब ये चले गए कोर्ट, तो कोर्ट ने बोला कि ये तो फिर आप चुनी हुई सरकार के साथ गलत कर रहे हो। देखो, देश में अगर लोकतंत्र किसी ने बचाया है, इंडिया अगर लोकतांत्रिक देश रह गया है, और जितनी भी तानाशाही जो भी साधन होते हैं वो नहीं यहाँ पर कब्जा कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने शुरुआत से क्लियर किया, पहले नहीं तो ये गलत फहमी थी लोगों को कि राष्ट्रपति जो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सारी कार्यकारी शक्तियां इसमें निहित हैं। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे शुरुआत में, इनको ये लगने लगा था अरे हम तो मैन आदमी। कोर्ट ने समय के साथ समझाया कि नहीं, जो व्यक्ति जिसको जनता ने चुना है लोकतंत्र में ना, वो सर्वोपरि है। और धीमे धीमे कोई भी फैसला आएगा ना, कोर्ट हमेशा जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति को हमेशा प्रधानता देती है। यहाँ पे भी वही कर रही है। ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आपने पुनर्विचार के लिए भेजा था और उसने विधानसभा ने फिर से पारित करके भेज दिया, तो आपका तो कोई अधिकार ही नहीं था वो राष्ट्रपति के पास भेजने का। अगर राष्ट्रपति को आरक्षित करना था तो पहली बार में कर देते डायरेक्ट, बाद में क्यों किया पुनर्विचार के लिए भेजने, पहली चीज। दोषी बोला आपके पास अनुच्छेद 200 होता है एक, उसके तहत क्या है, या तो ये हाँ कर सकता है राज्यपाल, या ना कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो बोले अनुच्छेद 200 के तहत ये सारे काम तो आप कर सकते हो, लेकिन पॉकेट वीटो नहीं है कि आप 3 साल से दबा के बैठे। इन्होंने समय सीमा तय कर दी, 3 महीने की और 1 महीने की। अभी बताते हैं, आगे सब कुछ लिखा है। हाँ, तो क्या था, 2020 से 2023 तक 12 विधेयक पारित हुए लेकिन लंबित हो गए। अनुच्छेद 142 के तहत निर्णय देता है
अनुच्छेद 142 इतना खतरनाक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री या फिर कोई भी जजमेंट यह कर सकता है, चाहे वो कहीं पर वर्णित हो चाहे ना हो, अगर पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी हो। ठीक है, और ये बहुत, जिसको बोलते हैं ना, एक प्रकार से ये एटॉमिक बॉम्ब है। अभी बोला था हमारे उपराष्ट्रपति ने कि जो इनको एटॉमिक बॉम्ब मिला हुआ है, ये किसी पर भी कभी भी फोड़ सकते हैं ये चीज़। ठीक, तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, यदि मंत्रिपरिषद विधेयक को रोकने या राष्ट्रपति को भेजने की सलाह देती है तो राज्यपाल 1 माह में निर्णय लेंगे। मीन्स कई बार क्या होता है ना कि कोई और मंत्रिपरिषद थी, उसने कोई बिल दिया राष्ट्रपति, अब वो राज्यपाल के पास लंबित है। ठीक, किसी और पार्टी की सरकार थी, बिल पास हुआ, राज्यपाल के पास लंबित है। अब दूसरी पार्टी की आ गई चुनाव के बाद, अगर वो दूसरी पार्टी की आ गई तो मंत्रिपरिषद अगर इनको सलाह दे राज्यपाल को कि इसको क्या करो, आप रोक दो, इस पर सहमति मत दो क्योंकि ये दूसरी पार्टी ने दिया था, तो इसे 1 महीने के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा। या फिर ये सलाह दे रहे कि इसको राष्ट्रपति के लिए भेज दो विचारार्थ, तो भी 1 माह के अंदर इन्हें निर्णय लेना होगा। अगर राज्यपाल उसको अस्वीकार करना चाहते हैं या तो क्या करें, इनके पास 3 महीने का समय होगा, लेकिन उसके साथ इन्हें स्पष्ट संदेश देना होगा कि किस बेस पर अस्वीकार किया। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पास भेजना है केवल तो भी 3 माह। यदि राज्यपाल ने पुनर्विचार को भेज दिया, किसके पास, विधानमंडल के पास, और विधानमंडल ने पुनः पारित करके इसको भेज दिया तो स्वीकृति देना अनिवार्य है, वो भी 1 माह के अंदर। अगर 1 माह के अंदर स्वीकृति नहीं देते हैं तो कोर्ट ने बोल दिया कि राज्य सरकार जो है, राज्य विधानमंडल है, उसके पास परमादेश रिट होती है, आपको पता होगा, आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, 26 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। इस परमादेश के तहत वो आ सकता है कोर्ट में, फिर कोर्ट आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं तुम अपना काम जो नहीं कर रहे हो उसे करो। अनुच्छेद 200 ये क्या है, सहमति देना ना देना, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, पुनर्विचार, ये चीजें बता चुके हैं। आखिरी आज का है वायलर अधिनियम 2025। वायलर क्या, बहुत सारे वायलर फट रहे थे, आप लोगों को पता है कि वायलर क्या होते हैं, लोहे होते हैं, गर्म पानी की वाष्प में परिवर्तित करके इसका यूज होता है अलग अलग कामों के लिए, मशीनों को चलाने के लिए। तो 2024 तक 40 लाख वायलर, स्टीम वायलर काम कर रहे थे। संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय वायलर्स बोर्ड का गठन होगा इसके अंतर्गत। पहले 1923 का जो एक्ट था ना, उसके तहत ये संचालित हो रहे थे। अब 23 से अब तक टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आ गया। ये फॉरेस्ट गार्ड पेड ग्रुप की जानकारी है, ये आर ओ पेड ग्रुप की जानकारी, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेज वीडियो मिल जाएगा आपको, रेगुलर क्लास की पीडीएफ, वैल्यू एडिशन क्लासेज प्लस उनकी पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है। अभी तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड में तो आपका टास्क चल रहा है, आज से स्टार्ट हो गए, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड की तो इतने तरीके से इसका कंटेंट दिया गया, प्लस ये 20 से 30 दिन का जो कार्यक्रम हो जाएगा ना, समझो यहाँ से फिर यहाँ का कोई भी स्टूडेंट कट ऑफ से आराम से 15 से 20 मार्क्स ऊपर रहेगा, है ना। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है। सेम चीज़ आर ओ का है, ये भी बैच है। अगर आर ओ में भी इतने तरीके से जीएस करके दी गई है कि अगर आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके साथ में या तो घटना चक्र सॉल्व कर लेना, तो घटना चक्र आपका देखोगे 80% क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो रहे हैं जो आपने पढ़ा है। ठीक है, और ये प्लस घटना चक्र दोनों अगर आपने कवर कर लिया तो फिर उससे बाहर जाता ही नहीं है। करंट अलग से पढ़ लो, तो करंट की क्लासेज चल रही हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या है, जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड करना होगा आपको, और ऐप के अंदर जाओगे आप कहाँ पर, ऑल कोर्सेस या स्टोर ऑप्शन में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा बैच जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो वहीं से बैच ज्वाइन हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जिसको भी अगर लग रहा है कि हाँ आपको काम की चीज़ें मिल रही हैं, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आसपास अपने शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।